51 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आपको जो समझ में आए तो कमेंट में इनका रिप्लाई भी ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, इसके बारे में डिटेल से भी अच्छे से जानना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आता है फ्रेंड्स, किस दुर्ग को अबुल फजल बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको अबुल फजल बख्तरबंद दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा दुर्ग आ जाएगा? वो आ जाएगा फ्रेंड्स रणथंबोर दुर्ग, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। रणथंबोर दुर्ग को ही बख्तरबंद दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है कि अन्य दुर्गों की तुलना में सबसे अधिक मजबूत और सबसे अधिक सुरक्षित बल, मतलब कि होते हैं ना दुर्ग, उन सब में से एक था। तो कौन सा था? रणथंबोर दुर्ग, जिसको बख्तरबंद दुर्ग की संज्ञा दी गई थी। क्लियर हो गया? यानी इसके बारे में एक मतलब कहावत भी फेमस है, आप में एग्जाम में देखा होगा कि बाकी सभी दुर्ग तो नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। यानी ये बात किसने के द्वारा कही गई है? अबुल फजल के द्वारा कही गई है कि इस दुर्ग की तुलना में बाकी सभी जो दुर्ग हैं वो एकदम नंगे दिखाई देते हैं। ये दुर्ग तो बख्तरबंद दुर्ग के बारे में बताया गया है। इसके साथ ये फ्रेंड्स यूनेस्को ने विश्व धरोहर के अंदर इसको शामिल भी किया है। कब किया था? 2010 के अंदर इसको शामिल कर लिया गया था। समझ में आ गया? यानी इतना स्पेशल दुर्ग में से एक आता है रणथंभौर का दुर्ग। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52। जीन सूर्य ज्ञान भंडार किस दुर्ग में है? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको जीन सूर्य ज्ञान भंडार दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा फ्रेंड्स जैसलमेर से लगभग, मतलब कि 7 ज्ञान भंडार है, जिसमें क्या जीन सूर्य ज्ञान भंडार मतलब कहाँ पे माना जाएगा? अगर जैसलमेर के दुर्ग के बारे में कहा जाता है, किसके लिए सबसे बड़ मतलब कि वहां पर मतलब कि इस तरह का दिखाया गया है कि मतलब कि ना आने पे आने मतलब हर चीज़ का मतलब ज्ञान का हर चीज़ का भंडार नज़र आते हैं, यानी सामग्री का, यानी हर चीज़ में नंबर 1 पे आता है, यानी इसलिए इसे मतलब कि बड़ा भंडार के नाम से भी जाना जाता है। यानी बात कही जाए जीन सूर्य ज्ञान भंडार की या फिर बड़ा बंद ज्ञान भंडार की कहे, तो किसके लिए कही गई ये बात? जैसलमेर के दुर्ग के लिए ये बात कही गई है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा जैसलमेर के शहर निम्नलिखित में से लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो अपना जो जैसलमेर शहर है, इसको मतलब कि दूसरा नाम क्या है जो कि पूरे मतलब विश्व में फेमस नाम है? सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर, श्वेत शहर, तो किसके नाम से इसको जाना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, एक बात कही गई है गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी, किसके लिए कही गई है? जैसलमेर के लिए। और पिंक सिटी कौन सी है? हमारी जयपुर। क्लियर हो गया? तो जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी, सुनहरे शहर के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि भारतीय राज्य शासन व्यवस्था की मतलब एकमात्र शहर है जो कि पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान के अंदर ये है, जो कि राजस्थान की आन बान शान का एक प्रतीक बताया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन के स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? समझ में आया? यानी जो उदयपुर बेसिन है जिसको चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उसके जहाँ वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? उसका स्थानीय नाम क्या हो जाएगा? गिरवा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। उसको गिरवा के नाम से जाना जाते हैं। मतलब क्या कहा गया है कि उदयपुर जिले के चारों ओर जो पहाड़ियों से घिरा तख्तश्रुम नाम का क्षेत्र है जिसको गिरवा कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है? उदयपुर बेसिन जिले के आसपास के जो क्षेत्र आता है ना, उसी को उदयपुर बेसिन कहा जाता है। यानी ये कोई जगह नहीं है, उदयपुर जिले के आसपास के क्षेत्र को ही उदयपुर बेसिन कहते हैं। और वहाँ के जो मतलब स्थानीय लोग, जो लोकल लोग हैं, वो उसे गिरवा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 55, ये किस प्रकार आएगा? राजस्थान का कौन सा जिला है जो कि हाड़ौती का पठार है? समझ में आया? एक सेकंड। यानी राजस्थान का कौन सा जिला है जो कि हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। कौन सा ऐसा है जो कि हाड़ौती पठार में शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए इसके अंदर देखो, दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़, तो कौन सा मतलब ऐसी जगह है जो कि मतलब कि सम्मिलित नहीं किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हाड़ौती के पत्थर में देखो बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ जिले शामिल कर रखे हैं, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन मतलब कहीं कहीं पे है ना कुछ मतलब डाउट भी दिखाते हैं इसके अंदर। कुछ बुक ऐसी आती हैं जिसका मानना है कि बूंदा, कोटी, बारा, झालावाड़ है,
लेकिन कुछ बुक्स में कुछ अलग दिया जाता है, जैसे कि कहीं-कहीं बताया है कि भीलवाड़ा शामिल नहीं है, ऐसे बताते हैं। लेकिन कुछ बुक ऐसी जो 200 शामिल नहीं है, ऐसा बताते हैं। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा। जहाँ पे डोसा आएगा, वहाँ आपको डोसा चूज़ करना है, जहाँ पे भीलवाड़ा आएगा, वहाँ पे आपको भीलवाड़ा चूज़ करना है। जैसे कि है ना 4 जगह हैं, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, जिनको शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बाकी किसी का भी नाम आए तो आपको नो ही आंसर करना है। किसी बुक में भीलवाड़ा है और किसी में डोसा दिया गया है। समझ में आ गया? अब ये कहाँ पर आता है? राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भूभाग है, जिसको हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि किसमें आता है? बूंदी, कोटा, करौली जिले के अंदर ये आते हैं। और बूंदा और कोटा ऐसे हैं जो कि हाड़ौती क्षेत्र के सबसे बड़े शहरों में इसकी मतलब गिनती की जाती है। सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 56। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा को किस फसल के लिए वरदान होती है? मावठ का मतलब क्या होता है? पहले तो आप ये जानिए। यानी सर्दियों के टाइम पे होने वाली बारिश, मतलब कि ऐसी होती है जो मतलब कि देखिए रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी साबित होती है, जैसे कि चना, सरसों, गेहूँ के लिए मतलब कि एकदम अच्छी साबित होती है, जिसको मावठ के नाम से जाना जाता है। इस बरसात के अंदर मतलब जो होती है ना फसल होती है, उसको नुकसान नहीं होता। सिर्फ़ एक मसूर की खेती होती है जिसको नुकसान होता है, बाकी सबके लिए एकदम लाभदायक होती है। ये वरदान साबित होती है, सबके लिए होती है। जैसे कि अब इस आप ऑप्शन में से देखकर मुझे बताइए, इनमें से कौन-कौन सी फसल है जो कि रबी की है और कौन सी खरीफ की? इसका मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। आपको देना होगा कि गेहूँ है, मक्का है, चावल है या फिर बाजरा है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? किसके लिए मतलब वरदान मानी जाती है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गेहूँ के लिए। क्लियर हो गया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 57। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस ऐसा कौन सा मतलब एक वृक्ष है जिसका यूज बीड़ी बनाने में किया जाता है? किसका है? राजस्थान का है, यूज बीड़ी बनाने में किया जाता है। तो राजस्थान में ऐसे कौन कौन से पेड़ होते हैं यानी उनकी पत्तियों का यूज बीड़ी बनाने में करता है? तो बताइए। अगर आपको पहले से पता है तो उसके बारे में बताइए। जैसे कि राजस्थान में बीड़ी किससे बनती है? तेंदू के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेंदू की वृक्ष की जो पत्तियां होती है जिसका यूज पत्ती मतलब कि बीड़ी बनाने में किया जाएगा, जो कि एक मध्यम आकार के पर्णपाती वृक्ष होता है जो कि भारत में और श्रीलंका में ही पाया जाता है। और बीड़ी बनाने में तेंदू के पत्ते को सुखाकर फिर इसमें तंबाकू से लपेट कर इसमें बीड़ी बनाई जाती है। और तेंदू के पत्ते की मतलब बीड़ी का उपयोग मतलब कि ना कच्चे माल के तौर पर इसका यूज किया जाता है। और तेंदू की पत्ती को हरा सोने के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक ऐसी मतलब खेती होती है, समझ सकते हैं इसको, मतलब कि जानते हैं ना कि आजकल जगह जगह मतलब बीड़ी का तो कितना वो है कि चाहे बूढ़ा हो जवान हर टाइप के लोग बीड़ी पीना पसंद करते हैं। तो इसको हरा सोने के नाम से जाना जाता है। इनको मतलब कि इनके पत्तों को सुखाकर उसको बीड़ी बनाया जाता है, लेकिन इसका नाम क्या है? हरा सोना। कभी एग्जाम में पूछ लें कि हरा सोना कौन सा होता है, तो जो तेंदू का वृक्ष होता है इसकी पत्तियों को हरा सोना कहा जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 58। ये किस पे आएगा? साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान आते हैं? आपने सुना होगा जो साइबेरियन सारस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सर्दियों के मौसम यानी अक्टूबर से मार्च के बीच में वो कहाँ आते हैं? राष्ट्रीय मतलब कि घना पक्षी उद्यान के अंदर वो आ जाते हैं। समझ में है कि कब आते हैं? सर्दियों यानी शीत ऋतु के अंदर वो आना पसंद करते हैं। क्यों आते हैं? वो मतलब कि अपने आप को मतलब कि एक अलग माहौल के अंदर जाने के लिए ही समझ सकते हैं कि है ना, उनको अपना माहौल चेंज करना होता है, इसलिए वो शीत ऋतु के अंदर मतलब कि घना पक्षी उद्यान के अंदर आ जाते हैं। ऋतु हो जाएगी सर्दियों वाले, समय हो जाएगा अक्टूबर से लेकर मार्च तक, स्थान हो जाएगा केरादेल घना पक्षी राष्ट्र जो कि भरतपुर राजस्थान के अंदर है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर साइबेरिया के अन्य मतलब की ना कि एशिया मतलब ऐसे ऐसे मतलब कि वहाँ के जो जो जानवर हैं जो सर्दियाँ बिताने के लिए अपने राजस्थान के अंदर आना पसंद करते हैं, उनकी रुचि है यहाँ पर आने की। आएगा क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा? किस स्थल में के शासक मिनेंडर में 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? यानी आपने कभी एग्जाम में मतलब पूछा भी होगा कि राजा मिनाइडर थे जिसको 16 सिक्का प्राप्त हुए थे, किस जगह से प्राप्त हुए थे? यानी कौन सी थी? विराट नगर, जिसको किस नाम से जानते हैं? बैराट। यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैराट के अंदर कितने मिले थे? 16 सिक्के प्राप्त हुए थे, जिसका मतलब स्थान बैराट नगर, इसका विराटनगर भी नाम है जो कि राजस्थान के अंदर है। किसको मिले थे? राजा मिनांडर, जो कि इको मतलब इंडो ग्रीक राजाओं में से एक माने जाते थे। उसके बारे में अगर इम्पोर्टेंट बताऊं
तो बैराट, जिसे पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जो कि राजस्थान के उत्तरी जयपुर जिले के मतलब एक मशहूर फेमस शहर के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आ गया? यानी सारे डाउट इसके क्लियर हो चुके हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60। ठीक आए कैसे आएगा? क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, यानी एक ऐसे क्रांतिकारी है जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, तो वो कौन से, इनका नाम क्या आ जाएगा? कौन से थे? केसरी सिंह बारठ। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसरी सिंह बारठ को महंत प्यारेलाल मर्डर केस के अंदर दोषी पाकर उनको मतलब की सजा दी गई थी आजीवन कारावास की। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 61। किस पर आएगा? त्याग भूमि के संस्थापक कौन थे, यानी जो त्याग भूमि है इसके संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स कौन थे? हरुभाऊ उपाध्याय जी थे, जो कि त्याग भूमि के संस्थापक थे, जो कि एक मतलब कि पॉलिटिशियन थे, जिन्हें राजस्थान के मतलब सरकार द्वारा वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री के तौर पर कार्य भी किया था। उन्होंने केकड़ी निर्वाचन क्षेत्र में राजस्थान विधानसभा चुने गए थे। उन्होंने राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री के पद के ऊपर कार्य किया था। इसके साथ ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, 1966 के अंदर इनको मतलब कि एक अवार्ड दिया गया था, कौन सा? पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। वे त्याग भूमि के मतलब कि संपादक थे। उन्होंने जो होता है ना सरस्वती पत्रिका, इन्होंने क्या संपादन किया था। इसके साथ ही इन्होंने अजमेर में नमक सत्याग्रह में इस मतलब कि नेता के तौर पे इन्होंने काम किया था। सारे डाउट इसमें क्लियर कर दिए। आपको कोई ना कोई बात तो इससे जुड़ी हुई याद हमेशा रहेगी ही रहेगी। क्वेश्चन को मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। अगर मतलब है ना कि खाना पूर्ति के लिए पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, कि जॉब लेना है तो इंटरेस्ट तो लेना ही होगा, तभी आपको कुछ टाइम तक ये याद रहे। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 62। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो शेखावटी ब्रिगेड है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जैसे कहाँ पर हो जाएगा? झुंझुनू राजस्थान के अंदर है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू राजस्थान में है। स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? इसकी हुई थी 1834 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। काफी बार पूछ लेते हैं, तो मैंने आपको बता दिया स्थापना हुई थी 1834 में मेजर हेनरी फॉरेस्ट के नेतृत्व में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना झुंझुनू में की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? झुंझुनू और उसके आसपास के क्षेत्रों को बलोटार्स को समाप्त करना। इसका महत्व क्या था? यह ब्रिगेड अक्सर क्रांतिकारियों के संघर्ष करने के लिए एक महत्व दिया गया था। इसके बारे में अगर अन्य बताऊं तो मैं आपको, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू की छावनी बाजार और छावनी मोहल्ला में था पहले के टाइम पे। एक तो छावनी बाजार है वहां पर, एक छावनी मोहल्ला है वहां पर इसका मुख्यालय बनाया गया था। क्लियर हो गया? अब आता है क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट किसकी वजह से? यहाँ पे बात हो रही है महाराणा कुंभा की। जैसे कि कौन सा ऐसा विद्वान था जिसके दरबार में महाराणा कुंभा नहीं था? तो बताइए। महाराणा कुंभा के बारे में बताना है कि महाराणा कुंभा के दरबार में कौन सा इनमें से ऑप्शन में से जो नहीं था? कौन सा? टिल्ला भट्ट भी था, मुनि सुरेंद्र सूरी भी था और नाथा भी था, लेकिन मुइजीन सूरी नहीं था। ये किसके टाइम पर था? ये था, बताइए। देखिए, देखो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें था क्या बोलते हैं इसके, एक नाम है वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो उनके टाइम पर था। जैसे क्या ना, टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी और नाथ द्वारा ये थे मतलब कि वहां के दरबार में थे, लेकिन जीन मुनि सूरी नहीं थे। जैसे इसको बताया ना कि ये तीनों विद्वान मतलब कि राजा के दरबार के अंदर काम करते थे। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्वेश्चन क्या कहता है? राजपूताना के किस क्षेत्र में वारिक वंश का के शासन किया था? जो वारिक वंश था उसने किस टाइम पर इसमें शासन किया था? तो बताना है राजपूताना के किस क्षेत्र में किया गया था। तो आ जाएगा बयाना नामक क्षेत्र में। क्लियर है? ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजपूताना क्षेत्र विशेष रूप से बयाना नामक क्षेत्र में इन्होंने वरिक वंश का शासन किया था, जो कि कहाँ पर है? यह भरतपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसको बदनाका या फिर बढ़ाना गुर्जर राज्य राजधानी पूर्व त्रिभुवन नगरी के नाम से जाना जाता था। और वरिक वंश क्या था? यह एक वंश था जिन पे इनका बयाना का शासन करता था। समझ में आ गया? राजपूताना क्या था? यह क्षेत्र मुख्य रूप से वर्तमान भारतीय राजस्थान का साथ में ही मध्य प्रदेश गुजरात के मतलब कुछ हिस्सों में ये बटा हुआ था, कि पाकिस्तान सिंध इन सब मतलब कि इनमें कुछ हिस्से इनको शामिल किए गए थे।
क्वेश्चन नंबर 65। ये क्वेश्चन किस आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो कि महाराणा कुंभा की रचना नहीं है। अब आप फिर से बात आ गई महाराणा कुंभा की, जो कि मतलब कि राजस्थान इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है महाराणा कुंभा का। तो इनमें से उनकी कौन कौन सी जो कृति है वो महाराणा कुंभा की है और कौन सी नहीं है, इसके बारे में बताना है कि कौन सी इसमें है और कौन सी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, रसक प्रिया भी महाराणा कुंभा की थी, सुधा प्रबंध भी महाराणा कुंभा की थी और नृत्य रत्न कोश भी महाराणा कुंभा की थी। लेकिन जो कला निधि थी ना फ्रेंड्स, ये किसकी थी, ये मंडन के पुत्र गोविंद की थी। इन्होंने कला निधि और द्वार दीपिका लिखी थी। तो जो दो बुक है, द्वार दीपिका और कला निधि, किसने लिखी थी, मंडन के पुत्र गोविंद ने। और बाकी सारी किसकी है, कुंभा द्वारा की गई रचना है। जैसे कौन कौन की, एक संगीत राज है, एक रसिक प्रिया है, एक संगीत मीमांसा है, एक सुधा प्रबंध है, एक क्या था वास्तु मंजरी है, एक कामराज है, एक मतलब कि एकलंग महाकाव्य है। इन्होंने मतलब कि काफी सारी रचनाएं इन्होंने अब तक लिखी है। देखिए, एक कला निधि तो नहीं है, बाकी सब मतलब काफी रचनाएं इनकी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आएगा, दजिया और चिमाता राजस्थान के किस जनजाति के से संबंधित करती है। एक आगे दजिया और चिमाता, यानी राजस्थान के नाम आपको मतलब कि राजस्थान का इतिहास ही इतना बड़ा है कि आप मतलब कि समेट ही नहीं पाओगे, इतना कि आप कितना पढ़ोगे फिर भी आप समझ नहीं पाओगे, इतना बड़ा इसका है कि अब एक नया वर्ड आया, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, किससे बिलोंग करेगा दजिया और चिमाता, तो दजिया का मतलब होता है कि मैदानी इलाकों की खेती और चिमाता का मतलब होता है कि पहाड़ी इलाकों में झूम कृषि। समझ में आ गया, दोनों का मतलब अलग है। दजिया अलग है मैदानी खेतों के लिए और चिमाता अलग है पहाड़ी इलाकों के लिए। समझ में आ गया, जो कि किससे बिलोंग करती है, भील जनजाति से बिलोंग करती है। यानी जो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, भील से ये बिलोंग करती है। भील जनजाति राजस्थान की मतलब कि सबसे बड़ी जनजाति में से एक आती है, जो कि मुख्य रूप से दक्षिण राजस्थान के जिलों में निवास करती है। भील जन द्वारा मतलब इलाकों में की जाने वाली खेती को मतलब कि दजिया कहते हैं। और चिमाता ऐसी होती है जो कि पहाड़ी क्षेत्र में झूम कृषि के नाम से इसको जाना जाता है। दोनों का मतलब समझ गए, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दजिया और चिमेता का मतलब क्या होता है। तो दजिया का मतलब अलग होता है, चिमाता, यानी दोनों के मतलब भी बिल्कुल अलग अलग हैं। और कौन सी जाति से मतलब जुड़ा हुआ है, तो ये भील से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आएगा नंबर 67, ये आएगा, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली का अधिकरण महिला थी। अब देखिए, एक नाम आया कमला और इलायची, किसकी हो जाएगी फ्रेंड्स, वो हो जाएगी नाथ द्वारा चित्रकला शैली, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। कमला और इलायची नाथ द्वारा चित्रकला शैली की प्रमुख महिला चित्रकार थी। तो राजस्थान के राजसमंद जिले में मतलब कि एक विकसित परंपरा के रूप में ये रही थी। अब देखिए, नाथ द्वारा चित्रकला शैली क्या होती है, यह राजस्थान के राजसमंद जिले से नाथ द्वारा में विकसित होकर एक ऐसी चित्रकला जो कि पिछवाई चित्रकला मतलब कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल एक होती है, पिछवाई चित्रकला शैली जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करती है। और पिछवाई क्या होती है, यह एक बहुत ही जटिल जो होती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को दर्शाया जाता है। मतलब ये मुख्य रूप से किसके बारे में होती है, ठाकुर जी को लेकर इनको मतलब लगाया जाता है। समझ में आ गया। और कमला और इलायची नाथ द्वारा चित्र के प्रमुख महिला चित्रकार के तौर पे इन्होंने काम किया था। यानी ऐसे थी कमला और इलायची जिन्होंने नाथ द्वारा और पिछवाई में मतलब कि एक अलग ही मतलब कि लेवल के ऊपर इसको ले गए थे। दोनों मतलब कि चित्रकला में मतलब कि नाथ द्वारा में और पिछवाई में मतलब कि एक लोकप्रिय शैली के रूप पर इन्होंने निखार कर रखा है इसको। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 68, ये आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। ये आपको कुछ दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युगल नृत्य है, चरी, संक्रिया, मांदल या फिर गिद्धड़ नृत्य। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, जो संक्रिया नृत्य होता है ना, वो एक ऐसा है कि जो मतलब कि दोनों लोग मिलकर करते हैं। जी, कहते हैं ना कि जो कानबेलिया भी दो लोग मिलकर करते हैं। ठीक है, होता है ना कि जो सक्रिय नृत्य होता है, सपेरा होता है, कानबेलिया होता है। समझ में आ गया। यानी कि ऐसे नृत्य होते हैं जो कि मतलब युगल के साथ के यानी दो लोग मिलकर इसको डांस करते हैं, यानी कहते हैं ना कपल्स मिलकर डांस करते हैं, उस प्रकार से इसको दिखाया गया। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 69, बम रसिया कौन से क्षेत्र से बिलोंग करता है। एक नाम आ गया बम रसिया, तो ये किससे बिलोंग करता है, किस क्षेत्र से ये बिलोंग करता है। यानी अब तो ये सबको पता होगा कि राजस्थान का अलवर और भरतपुर क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है बम रसिया, जो कि
बम रसिया और बम नृत्य होता है, जो कि होली के क्षेत्र पर मतलब खासकर किए जाने वाला होता है कि होली के ऊपर तो होगा ही होगा। वो बात इसमें की गई है। कहाँ पर होता है? अलवर और भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। और हल जो होता है अलवर में होली के अवसर पर इसको मतलब विशेष रूप से काम किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि बड़े-बड़े ढोल मतलब थाप है ना, ढोल की तान के ऊपर तान बिठा के डांस किया जाता है, समझे ना? इसमें थाली, चिमटा, ढोलक, मंजीरा ये सब इनका इस्तेमाल करके एकदम से कहते हैं ना बम रसिया डांस में किया जाता है। अब देखिए बात यहाँ पे क्या आई है, नारी द्वारा मतलब शिकार करने के लिए कौन-सी चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो कहेंगे कि कोटा सैली। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, राइट आंसर हो जाएगा। यह लड़ाई, शिकार, अभियान, विवाह यानी हर तरह की मतलब कि है ना घटनाओं का चित्रण करके मतलब दिखाया जाता है इसके अंदर, जो कि कोटा शैली इसके लिए मशहूर मानी गई है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 74। सैन या फिर नाई समाज की कुल देवी के रूप में कौन सी लोक देवी है जो फेमस है? कौन सी आ जाएगी? कोटा शैली। मतलब कि इसमें क्या हो जाएगी, मतलब उसका था हो जाएगी नारायणी माता। समझ में आया? जो कौन सी आ जाएगी? जो नारायणी माता है, जो कि एक हिंदू देवी माँ के रूप में पूजी जाती है। इसका मतलब क्या है? जो मतलब कि जो होता है ना नाई या फिर सैन समाज की कुल देवी के रूप में पूजा जाती है। और इसके बारे में एक बात और कही गई है, इसके जो मतलब जो पुजारी होते हैं वो मीण समाज के लोग होते हैं। क्लियर हुआ? और इसके बारे में एक बात और कही गई है, इसके जो मतलब जो पुजारी होते हैं वो मीण समाज के लोग होते हैं। क्लियर हुआ? नंबर 75, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया है? राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 में किसने की पुस्तक लिखी थी? तो बताइए, राजपूत पेंटिंग किसने कब लिखी गई थी? 1916 में लिखी गई थी, पर किसके बारे में लिखा गई थी बताना है कि आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर जो वन है एकदम सही आ जाएगा। वे राजपूत चित्रकला शैली के लेखक थे, जिन्होंने आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने बुक लिखी थी 1916 के अंदर राजपूत पेंटिंग। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सारे डाउट मैंने अच्छे से क्लियर किए हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद। याद ही रहे। क्लियर हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट को आता है कि चित्र विचित्र जो मेला है वो किस जनजाति से बिलोंग करता है? मेले का नाम क्या है? चित्र विचित्र। तो ये कौन सी किसके द्वारा मनाया जाता है, किससे बिलोंग करता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, जो चित्र विचित्र मेला है वो जो गरासिया होती है ना जनजाति भील और गरासिया, उनके बीच मतलब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेलों में से माना जाता है। समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये कहाँ लगता है? साबरकांठा जिले में गुणबाखरी गांव में, जो कि राजस्थान के एकदम सीमा के ऊपर ही है। समझ में आ गया? अब इसका महत्व क्या है? ये आदिवासियों के लिए बहुत ही स्पेशल रखने वाला मेला होता है। और ये बोली हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। वेलकम टू राम क्लासेस पुणे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। वेलकम टू राम क्लासेस पुणे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो आपके लिए करवा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम अब आने वाला है, तो तैयारी भी हमें ज़ोरों शोरों से करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे होने वाला है। अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपका नंबर फर्स्ट लिस्ट में ही आ जाएगा, नहीं तो आपको सेकंड थर्ड का वेट करना पड़ेगा। इसलिए एक जितना टाइम बचा है उतने टाइम में एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आपका नंबर फर्स्ट लिस्ट में आ जाए। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, डिटेल से पढ़िए, ताकि आपको कुछ ना कुछ बात तो इससे जुड़ी याद ही रहे। क्लियर हुआ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट को आता है कि चित्र विचित्र जो मेला है वो किस जनजाति से बिलोंग करता है? मेले का नाम क्या है? चित्र विचित्र। तो ये कौन सी किसके द्वारा मनाया जाता है, किससे बिलोंग करता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, जो चित्र विचित्र मेला है वो जो गरासिया होती है ना जनजाति भील और गरासिया, उनके बीच मतलब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेलों में से माना जाता है। समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये कहाँ लगता है? साबरकांठा जिले में गुणबाखरी गांव में, जो कि राजस्थान के एकदम सीमा के ऊपर ही है। समझ में आ गया? अब इसका महत्व क्या है? ये आदिवासियों के लिए बहुत ही स्पेशल रखने वाला मेला होता है। और ये बोलिए आकर्षण का केंद्र बनने वाले, यानी जो आदिवासी समाज वाले क्या क्या करते हैं ना, वहां से मतलब लोग बाहर बाहर से देखने के लिए आते हैं इस मेले को। इतना स्पेशल मेला होता है ये। नेक्स्ट आता है
जो भीलों के जो घर होते हैं ना, भील जो जाति होती है, उनके घरों को क्या कहते हैं? जैसे कि उनका जो सरपंच यानी मुखिया होता है, उसको पटेल कहते हैं, तो उनका घरों का भी एक नाम होता है, तो उसको बोलते हैं टापरा या फिर कूप। क्लियर हुआ? यानी जो भील जाति के जो घर होते हैं, उनको टापरा या कूप कहा जाता है। इसके साथ ही उनके जो जिनके झोपड़ी होती है ना, उसको बोला जाता है फला। समझ में आ गया? और कोई बड़ा गाँव है, तो उसको बोला जाएगा पाल, या फिर कोई बंगला है ना, तो उसको सामूहिक घर या फिर पंचायती का मतलब है ना, उसे बंगले के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से नाम हो जाएगा? घर को बोला जाएगा टपुकरा या कूप, झोपड़ी को बोला जाएगा फला, तो जो बड़े गाँव है ना, जो पूरा गाँव है कोई, उसको बोला जाएगा पाल, और कोई मतलब कि बहुत बड़ा घर है ना, उसको बोला जाएगा बंगला। क्लियर हो गया? यानी सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, राजस्थान की संस्कृति विशेष स्थान दिया गया है। यानी जो राजस्थान की संस्कृति है, उसको एक स्पेशल मतलब कि नाम क्यों दिया गया है? किसकी वजह से दिया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो अतिथि सत्कार होता है ना, वो सबसे अलग होता है। यानी अपनी जो संस्कृति है, मतलब हम क्या मानते हैं कि अतिथि देवो भव, यानी जो अतिथि होता है वो भगवान के समान होता है। तो हमारे राजस्थान की यही संस्कृति है जो हमें सबसे अलग रखती है, सबसे मतलब कि हटके रखने का काम करती है, कि हम जो अतिथि होता है उसको भगवान के स्वरूप मानते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस प्रकार से आता है, देखो राजस्थान के अंदर आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी प्रथाएं मौजूद हैं। जानते हैं ना कि शादी ब्याह की अलग होती है, मरने की अलग होती है, बच्चे होते हैं तो अलग होती हैं। उसी प्रकार से एक प्रथा होती है मोसेर, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको किस नाम से जाना जाता है मोसेर प्रथा को? तो ये बताना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए जो मोसेर प्रथा होती है वो होती है जो 12वें दिन का जो खाना होता है ना, यानी कि मतलब कि जो किसी के डेथ के बाद 12 दिन तक मतलब कि वो क्या कहते हैं ना कि गरुड़ पुराण चलते हैं, यानी सब लोग आ के जाते हैं उनको मतलब कि सातवां दिन देखने की कोशिश करते हैं। क्रियाक्रम के बाद है ना, जो मतलब कि वो होता है ना, जो 12वें दिन का जो खाना होता है उसको बोला जाता है मोसेर। समझ में आ गया कि मोसेर क्या होता है? तो मोसेर का मतलब यही होता है कि जो 12वें दिन का जो खाना होता है ना, जो जीवित मुख्य हो जाता है, का मतलब होता है मृत्यु भोज, यानी मतलब कि शोक के बाद मतलब कि जो भी लोग आते हैं, वो खाना खाकर जाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इस भोज का मतलब होता है कि जो परिवार को सांत्वना देने लोग आए हैं, उनको मतलब कि कठिन मतलब कि इस ऐसे मतलब वक़्त के अंदर उनको मतलब कि अपना मतलब कि सहारा देने की कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उनको मतलब कि सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आता है कि हाडा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन-सी थी? जो हाडा राजपूत थे, उनकी प्रथम राजधानी कौन-सी थी? तो वो हो जाएगा बूंदी। क्लियर हो गया? तो कौन-सी थी? बूंदी। कहाँ की थी? हाडा राजपूत चौहान वंश की शाखा थी, जो कि अग्नि वंश से संबंध रखते हैं। मतलब कि कहाँ पर आप अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाड़ौती क्षेत्र कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए हाड़ौती क्षेत्र दक्षिण पूर्व राजस्थान के अंदर स्थित है, जो कि बूंदी के हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। यानी राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी? बूंदी। क्लियर हो गया? अब आता है नेक्स्ट, राजस्थान के सी आर दास किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान के सी आर दास के नाम से किसको जाना जाता है? तो कौन जाएंगे? मुकुट बिहारी लाल भागौर, जिनको राजस्थान के सी आर दास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िए। जिनका आंसर आपको आता है उनके कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। नेक्स्ट आता है कि गणेश्वर टीला किस जिले में स्थित है? एक टीले का नाम आता है गणेश्वर टीला। सेकंड, तो वो किस जिले में स्थित होता है? देखिए फ्रेंड्स, जो गणेश्वर टीला है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण युग का मतलब कि सभ्यता से बिलोंग करता है, जो कि राजस्थान के सीकर जिले यानी नीमका थाना तहसील के अंदर मिलता है। समझ में आ गया? यानी सीकर जिले के अंदर पड़ता है, जो कि कहाँ पर है? नीमका थाना तहसील में पड़ता है। अब ये क्यों स्पेशल है फ्रेंड्स, अब पूछ ले तो, यहाँ पे यह एक प्राचीन मतलब अरावली की पहाड़ मतलब है ना, ये ढलान रेतों से बना हुआ एक कांतिल नदी का स्रोत है, इसकी वजह से ये फेमस है। अब वहाँ पर क्या-क्या अवशेष मिले थे, कोई पूछे तो आपसे? तांबे के औजार, तीरे का सिर, मछली, चूड़ियाँ, छेनी आदि के अवशेष मिले थे। तो इसकी खुदाई कब की गई थी फ्रेंड्स? तो की गई थी 1977 के अंदर इसकी खुदाई की गई थी। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर है? अरावली की पहाड़ियों के ऊपर है। स्थान कौन-सा हो जाएगा? सीकर जिले में नीम का थाला से मतलब कि 10 किलोमीटर दूर मतलब कि दक्षिण-पूर्व दिशा के अंदर ये जगह पड़ती है। समझ में आ गया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? यानी राजस्थान के मुस्लिम संत हैं मीरा साहब, उनकी दरगाह किस मतलब कहाँ पर वो
स्थित है, तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी फ्रेंड तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, यानी जो कि अजमेर में है ना तारागढ़ दुर्ग, वहाँ पर ये स्थित है। कौन थी? मतलब कि मीरन साहिब थी, जिसको मतलब कि संत मीर साहब के नाम से जाना जाता है। क्या था वहाँ पे? दरगाह थी। कहाँ पर थी? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। अगर इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बताऊँ, तो तारागढ़ दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछते हैं कि राजस्थान का जिब्राल्टर कहाँ है? तो तारागढ़ दुर्ग को ही राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। और यह दुर्ग अजमेर में ऐतिहासिक तारागढ़ की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। और यहाँ पर दरगाह पर उर्स का आयोजित किया जाए, यानी जैसे कि हम मेला कहते हैं ना, उसी तरह से उनकी लैंग्वेज में इसे उसिर का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। यानी जो राजस्थान के मेहरानगढ़ दुर्ग है, वहाँ पर क्या स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? इसके बारे में बताना है। तो कहाँ पर है फ्रेंड्स? जोधपुर में। समझ में आया? जो मेहरानगढ़ किला है, जिसको मेहरन किले के रूप से जाना जाता है, वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। अभी कब बनाया था? अगर कोई पूछे आपसे, तो 1459 के अंदर इस दुर्ग की मतलब स्थापना की गई थी। ये बात आपको याद रहना चाहिए। और ये कि मतलब ये एक ऐसा मतलब कि पूरे देश में सबसे बड़े किलों में माना जाता है, सबसे मतलब नंबर 1 पे आता है ये। क्यों आता है? क्योंकि इसके जो किले की जो दीवारें हैं ना, वो 410 फीट ऊँची हैं। समझ में आया? यानी 410 फीट ऊँची, तो कितना ऊँचा हो गया ये दुर्ग। तो ये इसकी स्पेशलिटी है जो मैंने आपको बताई। हर क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लकड़ी की नक जो होती है ना, नकाशीदारी होती है, वहाँ के फर्नीचर बड़े फेमस है। तो वो कहाँ के फेमस है? जैसे कि भारत में 2 जगह होती है जहाँ पे लकड़ी के फेमस पूरे मतलब विश्व में फेमस है। तो भारत की 2 जगह है, और वो एक जगह हमारे राजस्थान में भी आती है। तो उसके बारे में आपको बताना है कि वो जगह कौन-सी है। तो फ्रेंड्स, राजस्थान की हो जाएगी जोधपुर, और दूसरी आती है बरेली, जहाँ के मतलब कि फर्नीचर बहुत ही फेमस है। अब देखिए फ्रेंड्स, जोधपुर में मतलब क्या स्पेशल है इसके अंदर? तो इसमें ये स्पेशल हो जाएगा जोधपुर में कि राजस्थान का जो जोधपुर शहर है, वो एकदम पारंपरिक आधुनिक मतलब कि वहाँ के जो फर्नीचर होते हैं एकदम से मतलब कि उनकी कारीगरी मतलब है ना, अपनी संस्कृति को ऐसे प्रेजेंट करती है जिसके मतलब एकदम उभर के अलग दिखाई देते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का जो बरेली है ना, वहाँ पर एक है जो सिकलापुर नाम के स्थान है, वहाँ के फर्नीचर भी पूरे मतलब कि वहाँ के जो कारीगर है ना, वो इस तरीके के डिज़ाइन करते हैं बड़े पैमाने के ऊपर कि पूरे देश विदेश से लोग मतलब देखने के लिए आते हैं, खरीदने के लिए आते हैं, इतने फेमस है वहाँ के। तो यूपी की बरेली और राजस्थान की जोधपुर हमेशा फेमस रहेंगी फर्नीचर के मामले में। नेक्स्ट आता है कि ज़ऊद खां मेका जो मेवाती था, वो जो हुर्रक खां मेवाती मतलब वादक है, किस चीज़ के वादक थे वो? नाम आ जाएगा ज़रूर खां मेवाती, उरूख खां मेवाती। तो किसके थे वो? वो थे भपंग की। क्लियर? नेक्स्ट आएगा सपेरा नृत्य, राजस्थान का एक प्रसिद्ध मतलब कि सुपर फास्ट यानी ऐसा नृत्य जो बच्चे-बच्चे को पता होता है। सपेरा नृत्य कौन-सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे, जो कानबेलिया लोग होते हैं ना, मतलब कि उसकी जो नृत्य करते हैं, वो लोग एकदम नागिन की तरह डांस करते हैं। यानी कुछ-कुछ बातें जो आपको याद होनी चाहिए। यानी जो कानबेलिया समुदाय होता है, बिल्कुल नागिन की तरह डांस करते हैं। तो सपेरा नृत्य के नाम से कानबेलिया जाति को जाना जाता है। और ये कहाँ की फ़ेमस है? थार के रेगिस्तान में किया जाने वाला जो नृत्य होता है, उनमें से एक होता है। इसमें सपेरा नृत्य और स्नेक चामर नृत्य 2 इसके फ़ेमस नृत्य होते हैं। और इसके साथ ही एक बात और बताऊँगी ना, 2010 के अंदर इसको मतलब यूनिक जो होता है ना, यूनेस्को है, उन्होंने अपनी सूची में इसको शामिल किया है। इतना स्पेशल यानी राजस्थान की कला और संस्कृति इस तरह से प्रेज़ेंट किया जाता है कि मतलब कि यूनेस्को ने इसको अपनी लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया। यानी कहते हैं ना कि सांस्कृतिक विरासत के तौर पर इसको मतलब कि अपने पक्ष में ले लिया गया है। और ये ऐसा होता है, ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएँ दोनों ही डांस करते हैं एकदम नागिन-नागिन की तरह। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट आएगा, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? यानी जो महाराणा प्रताप थे उनकी छतरी कहाँ है, इसके बारे में बताइए। जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि जो महाराणा प्रताप की छतरी है, वहाँ पर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जो कि कहाँ पर है? तो बताइए। जावंड के पास है बारडोली। समझ में आया? यानी बारडोली के अंदर वहाँ की उनकी छतरी है, जो कि कहाँ पर है? जावंड के पास आती है, जो कि गाँव में स्थित है। स्थान हो जाएगा जावंड के पास बारडोली। विशेषता क्या है? महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था, इसलिए वो जगह बहुत ही फेमस की गई है। समझ में आया? 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना
के बीच में दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। जिससे उनका मतलब कि वहाँ पर उनका चावंड किला बना था, जो कि मतलब कि पूरे भारत के अंदर मतलब फेमस है। समझ में आ गया? और महाराणा प्रताप की छतरी केजड़ झील के बीच बनी हुई है। और महाराणा प्रताप का निधन उनके सख्त धनुष पंचांड करते समय एक अंदरूनी चोट लगने से हुआ था। समझ में आ गया? जो महाराणा प्रताप थे उनकी डेथ किस प्रकार से हुई थी? वो जो धनुष होते हैं ना, जो प्रत्यंचा धागे से वो लगाते हैं, तो उनको एक अंदरूनी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। समझ में आ गया? नेक्स्ट आते हैं, जो चरी नृत्य होता है वो किस जाति द्वारा, की महिलाओं द्वारा किया जाता है? नाम क्या जाएगा? चरी नृत्य। कौन करता है? ये जो गुर्जर जनजाति की जो लेडीज होती है ना, वो करती हैं चरी नृत्य। नेक्स्ट आएगा, नोगजे का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? नाम हो जाएगा नोगजा जैन मंदिर। तो कहाँ पर किया जाता है? ये अलवर के अंदर किए जाने वाला फेमस नृत्य में से एक आता है नोगजा जैन मंदिर, जो कि अलवर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आए क्वेश्चन आएगा, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सबसे कम विदेशी पर्यटक आते हैं। यानी जो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान तो मतलब कि इतना स्पेशल है, यानी कि ना हवा महल, लाल किला तो दिल्ली के अंदर है, कि जयपुर के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, आमेर का किला, मतलब कि जल महल, ये सब चीज देखने के लिए बाहर बाहर से लोग आते हैं। जैसे जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया। यानी हमारे राजस्थान के अंदर हर जिले की एक अलग ही खासियत होती है। तो मतलब कि दूसरे देशों से भी लोग उसे देखने के लिए आते हैं। तो किस लिए आते हैं? मतलब उनकी मतलब संस्कृति में दिखाते हैं कि मतलब कि पहले के टाइम पे लोग किस प्रकार से क्या-क्या करते थे, उनके इतने बड़े-बड़े महल थे, किस प्रकार से वो क्या करते थे। तो वो है ना, बाहर के लोग है ना, इनको जाने में इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसलिए वो लोग आते हैं। तो किस महीने में सबसे कम आते हैं ये बताना है, यानी किस में सबसे ज़्यादा आते हैं और किस में सबसे कम आते हैं, उसके बारे में बताएँगे। तो फ्रेंड्स, नवंबर और जून के अंदर सबसे कम और ज़्यादा आते हैं। जैसे कि ना, नवंबर तो मतलब कितना अच्छा मौसम होता है ना, कि गर्मियाँ जा रही होती हैं, सर्दियाँ आ रही होती हैं, तो मतलब एक अच्छा मौसम की तरह से जहाँ पे सबसे अधिक आते हैं। और सबसे कम की बात की जाए तो जून में सबसे कम आते हैं। तो जून में गर्मी तो वैसे सबसे ज़्यादा पड़ती है, और राजस्थान में गर्मी तो सबसे ज़्यादा पहले ही पड़ती है। तो जून में सबसे कम आते हैं, बल्कि नवंबर में सबसे ज़्यादा आते हैं। समझ में आ गया? और नेक्स्ट आता है, रानी उमादे, जो कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से फेमस है। वो किस राठौड़ शासक की पत्नी थी, रूठी रानी? तो उसके बारे में बताइए कि वो किस शासक की पत्नी थी। इतिहास की में पहली थी रूठी रानी, जो कि रानी उमादे के नाम से फेमस थी। बताइए वो किसकी थी? वो थी राव मालदेव की पत्नी थी। समझ में आ गया कि कौन थी? नाम क्या था? उनका नाम था उमादे भाटियानी। समझ में आ गया, जिनको रूठी रानी के नाम से जाना जाते हैं। अब उनको रूठी रानी क्यों कहा जाता है, तो ये बताइए? क्योंकि बार बार पूछ लेते हैं कि भाई उनका नाम तो अच्छा था, रानी भटियानी, मतलब उमादे भटियानी, लेकिन उनको रूठी रानी क्यों कहा जाता है? तो एक बात कही जाती है कि एक दासी को लेकर मालदेव से वो रूठ गई थी। समझ में आ गया? यानी एक दासी के लिए वो राजा मालदेव से रूठ गई थी, इसीलिए उनको इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाने लग गया। यानी कमाल की बात है, एक दासी को लेकर रूठ गई, तो उनका नाम इतिहास में पड़ गया रूठी रानी। समझ में आ गया? ऐसा हमारा इतिहास है। अब बताइए कि उमादे का संबंध किससे है? तो जैसलमेर के अलावा रावल लूणकरण सिंह की बेटी थी रानी उमादे। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है, राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान जो स्थापत्य कला है, उसके जनक कौन है? रावण महाराणा कुंभा है, जो इसके स्थापत्य कला के जनक के तौर पर माने जाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आएगा, नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? यानी जो नंदिनी माता तीर्थ है वो किस जिले में स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया कस्बे के अंदर वांगड़ में स्थित है। समझ में आ गया कि बांसवाड़ा जिले के अंदर है, जो कि कहाँ पर है? बड़ौदिया कस्बे में वांगड़ में स्थित है। यानी आपको जिले का नाम दिया गया है, जगह का नाम तो मतलब कि बहुत डीपली चला जाएगा, क्योंकि अगर आप सर्च भी करोगे तो भी नहीं समझ कर पाओगे। तो राजस्थान का राज्य होता है बांसवाड़ा, वहां पर एक जिला है बड़ौदिया, वहां पर वांगड़ के पास नंदिनी माता का मंदिर, मतलब तीर्थ के बना हुआ है। समझ में आ गया? इसे वागड़ का पागड़ भी कहा जाता है। नहीं, वागड़ का पावागढ़ किसे कहते हैं? नंदिनी माता तीर्थ को कहा जाता है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया कस्बे में, स्टेट हाईवे के पास पर ही है। और इसका दूसरा नाम क्या जाएगा? वागड़ का पावगढ़ इसका विशेष नाम हो जाएगा। और इसकी मतलब विशेषता क्या होती है? यह मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखला की विशाल एक चोटी के मतलब के ऊपर बना हुआ है, यानी पहाड़ के ऊपर बना हुआ मंदिर है। समझ में आ गया? और मंदिर तक पहुंचने के लिए मतलब कि नीचे से लेके ऊपर तक बोले ना, तो 500 सीढ़ियां बनाई गई है। यानी
सीढ़ियाँ चढ़कर इस मंदिर में जाया जाता है। हो गया? नेक्स्ट आता है, राजस्थान में पहले व एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? बताइए, राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन थे जिन्हें मतलब कि बहुत स्पेशल माना जाता है? तो कौन हो जाएँगे? महाराजा सवाई सिंह मान द्वितीय, जो कि राजस्थान के पहले एकमात्र राज प्रमुख थे। समझ में आ गया? उन्होंने क्या-क्या काम किए थे? इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा काम किए थे, मतलब कि है ना, संविधान में भी काम किए थे, मतलब कि ना कि राज मतलब कि ना कि वो रा राजस्थान के राज प्रमुख के तौर पे इनको नियुक्त किया गया था। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन थे? यानी अब क्वेश्चन बताइए, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में कमेंट में अच्छे से बताना कि राजस्थान के राज्यपाल के बारे में कौन जानते हैं। नाम तो मैं आपको बता देती हूँ कौन था, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी थे, जिन्होंने 1 नवंबर 1956 के अंदर अपना पदभार संभाला था। उनकी नियुक्ति कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी, यानी नियुक्ति उन्होंने की थी। समझ में आ गया? इसके साथ ही उन्होंने 1955 से लेकर 56 में दिल्ली मतलब कि दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम किया था, जिन्होंने राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर भी काम किया था। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप इनके बारे में कुछ और चीज़ जानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। इस प्रकार से आता है, राजस्थान में कौन सा मेला ऐसा है जो राजस्थानी जनजातियों में कुंभ कहलाता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुंभ का मेला समाप्त हुआ है, तो उसी के जैसा एक क्वेश्चन है कि राजस्थान में भी एक ऐसा मेला लगता है जो राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है। तो वह कौन सा मेला हो जाएगा? जैसे कि शीतला माता का मेला, कपिल मुनि मेला, बेणेश्वर मेला या फिर करणी माता मेला। तो कौन सा मेला हो जाएगा फ्रेंड्स? तो वो हो जाएगा बेणेश्वर मेला, यानी ऑप्शन नंबर जो स है राइट आंसर हो जाएगा। बेणेश्वर मेला राजस्थान के जनजाति समुदाय में कुंभ के मेले के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? यानी बेणेश्वर मेले को ही कुंभ के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। अब आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चंद्रमीना पर विजय के का उत्सव मनाने के लिए कछुआ द्वारा कौन सा मेला स्टार्ट किया गया था? जो कछुआ थे ना, उन्होंने एक मेला स्टार्ट किया था, तो वो कौन सा मेला स्टार्ट किया था? चंद्रमीना पर विजय के उत्सव मतलब कि एक महोत्सव तैयार किया था, कौन सा था? जैसे कि खलखनी माता डंकी मेला, डिग्गी कल्याण जी मेला, भर्तरी मेला या फिर पुष्कर मेला। तो किस मेले को स्टार्ट किया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन नंबर ए, जो ए नंबर है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। खलखनी माता डंकी मेला की बात की जाए तो कछुआओं ने चंद्र मीना पर अपनी विजय के उपलक्ष्य के ऊपर खलखनी माता डंकी मेले को स्टार्ट किया था, जो कि जयपुर के पास गोनेर रोड के ऊपर भावनगढ़ में स्थित है, जो कि खलखनी माता का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रख्यात मेला लगाया जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, राजस्थान में कौन सा पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में पर्यटन विभाग के द्वारा एक महोत्सव लगाया जाता है, जो कि किस मंथ लगाया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। क्या नाम हो जाएगा? आभानेरी महोत्सव। जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मई, जून। तो वो किस महीने में लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स वो लगाया जाता है सितंबर और अक्टूबर के, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में अगर डिटेल से बताऊं तो आभानेरी जो उत्सव है वो दौसा के जिले में एक गांव है आभानेरी, उसके ऊपर रखा गया है, जो कि आभानेरी महोत्सव के नाम से जाना जाता है। यह उत्सव सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित किया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं तो आप ये समझ सकते हैं, ये एक ऐसा महोत्सव होता है जो कि पर्यटन विभाग द्वारा लगाया जाता है। इसके अंदर मतलब सब कुछ स्पेशल होता है, जैसे कि ना घोड़ी, कानबेलिया, घूमर, भौरी, जितने भी लोक नाटक हैं, लोक नृत्य हैं, उन सब की प्रस्तुति इस महोत्सव में दी जाती है, यानी इसके लिए ये फेमस है। और इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो 2008 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था पर्यटन विभाग द्वारा। समझ में आ गया कि नाम हो जाएगा आभानेरी महोत्सव। क्लियर? सितंबर और अक्टूबर में इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, अजमेर शरीफ द्वारा वार्षिक उर्स गलियाकोट पुरस्कार मेला आयोजित किया जाता है। तो आप इसके नाम से ही समझ गए कि अजमेर शरीफ। तो आप सभी जानते हैं कि अजमेर में क्या है। जैसे कि अजमेर में क्या है फ्रेंड्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह है, जैसे कि उनकी पुण्यतिथि के ऊपर इस मेले को लगाया जाता है, जिसको अजमेर शरीफ उसरी या फिर गलियाकोट पुष्कर मेला के नाम से जाना जाएगा। वो कहाँ है? वो अजमेर के अंदर ही है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 5।
5 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बताते हैं कि जो भरतरी मेला है राजस्थान के किस स्थान पर लगाया जाता है? जो भरतरी मेला है राजस्थान में उदयपुर, सीकर, बूंदी या फिर अलवर, किस जगह पे लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो भरतरी मेला है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर दो जो द है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भरतरी मेला राजस्थान जिले के में हर साल लगने वाला मेला होता है। यह साल में 2 बार आयोजित किया जाता है और भरत ऋषि जो है उनकी स्मृति के ऊपर इसको लगाया जाता है, जो कि एक धार्मिक मेलों के नाम से प्रसिद्ध। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, जितने भी आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनको मतलब कि इनमें से सही कौन सा नहीं है, यानी गलत कौन सा है इसके बारे में बताना है कि बाणगंगा कब लगता है, बाणेश्वर मेला कब लगता है, डिग्गी मेला कब लगता है, कपिल मुनि मेला कब लगता है। तो मैंने जो नहीं है उसके बारे में पूछा है, तो इस पे ध्यान देना है। जैसे कि गंगा बाण गंगा मेला कब लगता है, बैसाख पूर्णिमा को लगता है, ये बात भी सही है। जो बाणेश्वर मेला है वो माघ पूर्णिमा को लगता है, ये बात भी सही है। जो डिग्गी श्रावण अमावस्या है ये भी उसी दिन लगता है। लेकिन फ्रेंड्स जो कपिल मुनि मेला है वो कपिल कार्तिक अमावस्या को नहीं, कार्तिक पूर्णिमा को लगाया जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर द है इसका राइट आंसर नहीं है। यानी जो ये मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगाया जाता है। समझ में आ गया? कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर के अंदर। और इस मेले की अगर मैं आपको एक खासियत बताऊं तो वहां पर एक कोलायत झील है, वहां के ऊपर दीपदान करने का एक विशेष महत्व है जिसकी वजह से ये मेला बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तेजाजी की स्मृति में राजस्थान में किस स्थान पर एक पशु मेला लगाया जाता है? तो क्या लगाया जाता है? स्मृति में कौन सा मेला? पशु मेला राजस्थान की किस जगह पे लगाया जाता है? देशनोक, आसिंद, परबतसर या फिर तिलवाड़ा। तो फ्रेंड्स, परबतसर डिडवाना जो ऑप्शन नंबर सी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। परबतसर डिडवाना में वीर तेजाजी महाराज की स्मृति में एक मेला लगाया जाता है, जो कि राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेले के नाम से इसको जाना जाता है। और ये मेला ऐसा है जो कि पूरे भादो यानी जो भादवा का महीना आता है ना, ये पूरे महीने इस मेले का मतलब माहौल बना रहता है। समझ में आ गया? यानी ये जो पर्वतसर मेला है, जो पशु मेला है, पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ा भरने वाला मेला है। यानी जब बात एशिया की आ गई, तो भारत की भी नहीं रही। यानी पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, तो कहाँ लगता है? पर्वतसर में लगता है। और किसकी याद में लगता है? तेजाजी महाराज की याद के अंदर इस मेले को लगाया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, जो कि राजस्थान पुलिस एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सालासर बालाजी मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? सॉरी। जो सालासर बालाजी मेला है वो किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो जो हनुमान जी महाराज है उनका मेला लगता है चैत्र मास में। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। चैत्र मास के अंदर हर साल इस मेले का आयोजित किया जाता है, जो कि एक ना चैत्र और आश्विन यानी साल के अंदर 2 बार लगने वाला ये मेला होता है। जो कि सबसे बड़े मेलों के अंदर बात की जाए तो सालासर बालाजी का मेला भी एक सुप्रसिद्ध मेले की श्रेणी में इसको माना जाता है। तो लगता है चैत्र और आश्विन के अंदर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर सब कुछ दे दिया कि मालपुरा तहसील में है, डिग्गीपुरी में है, कल्याण जी का मेला है, लेकिन भगवान का नाम पूछ लिया तो आपको बताना है कि वहां पे जो मेला लगता है वो किस भगवान के मतलब कि वहां पर किस देवता की पूजा होती है, भगवान विष्णु की, शिव जी की, लक्ष्मण जी की या फिर इंद्र की। तो किस भगवान की पूजा होती है? तो आप सभी जानते हैं जो कल्याण जी मेला है उसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है यह? ये राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है, मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी मेला। वहां पर किसका मेला लगता है? कल्याण जी का मेला लगता है, जो कि भगवान विष्णु के स्वरूप में मनाया जाता है। यहाँ पर कल्याण जी का मंदिर भी स्थित है। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राणा संग्राम सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और इस मंदिर की जो स्थापना किसने की थी जिसकी वजह से इसका नाम डिग्गीपुरी पड़ा है? तो राजा डिगवा ने इसकी स्थापना की थी, जिसकी वजह से इसका नाम डिग्गीपुरी पड़ गया। स्टार्ट समझ में आ गया सब कुछ कि किस भगवान का लगता है, कहाँ पर है और क्या इसके लिए स्पेशल है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस प्रकार से आती है, यानी कुछ भी जो एग्जामिनर है वो आंसर दे के पूछ सकता है, डेट तिथि कुछ भी पूछ सकता है। तो एक टॉपिक के बारे में आप ऐसा पढ़ो कि उसके बारे में सारे डाउट ही क्लियर हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन बनता है, अलवर में जो भरतरी का मेला है वो किस तिथि को बनता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे राजस्थान की एक कहावत है, यहाँ पर कैलेंडर से नहीं चलता है, यहाँ पे तिथि से चलता है। यानी तिथि को देख के बताया जाता है कि कौन से दिन क्या होने वाला है, यानी क्या प्रोग्राम है, कौन सा त्योहार होगा। जो भरतरी का जो मेला है वो किस तिथि को लगता है, इसके बारे में बताना है।
तो वो कब लगता है? भादवा सुदी अष्टमी को। समझ में आया? ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। भादवा सुदी अष्टमी को अलवर के अंदर भरतरी का मेला लगता है, जो कि भादो मास का सबसे बड़ा मेला है। इसलिए कब लगता है? भादवा सुदी अष्टमी को। समझ में आ गया? जो कि प्रतिवर्ष इस मेले को लगाया जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रानी भटियानी का मेला आयोजित किया जाता है। जो रानी भटियानी है उसका मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जसलोल, बलोत्रा में, दोरीमन, बाड़मेर में, तिलवाड़ा, अजमेर में, सिवाना या फिर बालोतरा में। तो कहाँ पर लगता है रानी भटियानी मंदिर? तो फ्रेंड्स वो लगता है बलोत्रा में, जो कि कहाँ है? जसोल में। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर इसका हो जाएगा। श्री रानी भटियानी का मंदिर जसोल पचपदरा में स्थित है, जो कि बलोत्रा के नाम से फेमस है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हनुमानगढ़ में स्थित भद्रकाली मेला भरता है। जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। नाम क्या जाएगा? भद्रकाली मेला। तो कब लगता है? किस तिथि को लगता है? इसके बारे में बताना है। तो वो कब लगता है? चैत्र सुदी अष्टमी और नवमी को कब लगता है? माँ भद्रकाली मेला इसको लगाया जाता है। कहाँ पर लगेगा? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ टाउन के अंदर 7 किलोमीटर दूर पे एक गांव है अमरपुरा थेड़ी में स्थित है, जहाँ पर माँ भद्रकाली मंदिर मुख्य रूप से स्पेशल है, जो कि कब लगता है? चैत्र सुदी अष्टमी और नवमी को इस मेले को लगाया जाता है, यानी 2 दिवसीय मेला ये होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पल्लू में ब्राह्मणी माता का मंदिर जो मेला है वो कहाँ लगता है, यानी किस डेट को, तिथि को लगता है? जैसे कि हम बताएं कि राजस्थान में तिथि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पल्लू में ब्राह्मणी माता का जो मेला है वो कहाँ लगता है, किस डेट को लगता है? तो वो प्रत्येक माह में लगने वाला मेला होता है। तो प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये मेला लगता है, जो कि किस नाम से है? पल्लू कस्बा के अंदर लगता है, जो कि माँ ब्राह्मणी माता के मंदिर के नाम से फेमस है। ये एक ऐसा मेला है जो कि पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है, यानी पूरे भारत के अंदर, राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत के अंदर फेमस होने वाला जो मेला है वो कौन सा जाएगा? माँ ब्राह्मणी माता का मंदिर। समझ में आ गया? देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा मेला है जो मतलब कि जब नवरात्रि स्टार्ट होते हैं ना, आप सभी जानते हैं ना कि जो नवरात्रि 2 बार आते हैं, तो चैत्र में आते हैं, एक उसमें क्या बोलते हैं, आश्विन में आते हैं। तो जब नवरात्रि आते हैं ना, जैसे कि अष्टमी नवमी, बस अष्टमी नवमी 2 दिन जो मेला लगता है ना, लास्ट लास्ट के दिन होते हैं, उन दिन इस मेले का स्पेशलिटी होती है, तो उस दिन ये मेला स्पेशल रूप से लगाया जाएगा। सप्तमी अष्टमी और नवमी, यानी सप्तमी अष्टमी का तो रहता ही रहता है, और कभी बार क्या होता है कि अष्टमी और नवमी एक हो जाती है, तो ये 2 दिवसीय मेले के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर हो जाएगा? हनुमानगढ़ जिले के अंदर, ये पल्लू कस्बा के अंदर माँ ब्रह्मणी माता का मंदिर, जो कि पूरे भारत में फेमस है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजा जी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है? जो मवेशी मेला है वो कहाँ लगाया जाता है फ्रेंड्स? वो लगाया जाएगा पर्वतसर के अंदर। आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो भी पर्वतसर के अंदर ही लगता है। तो मवेशी मेला भी कहाँ लगता है? वो भी पर्वतसर के अंदर ही लगता है। जैसे कि पर्वतसर में डिडवाना कुचामन में आयोजित इसको किया जाता है, और यह मेला श्रावण पूर्णिमा भाद्रपद अमावस्या तक लगने वाला मेला, यानी काफी लंबे टाइम तक चलने वाला जो मेला कौन सा आएगा? मवेशी मेला लगाया जाता है। किसकी याद में? तेजाजी महाराज की याद में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा मेला सही युग्मित नहीं है? देखिए आंसर इसमें नहीं पूछा है, तो इस बात की जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़े तो इसको ध्यान से पढ़े, क्योंकि नहीं है हम भूल जाते हैं और जो राइट होता है उसी को रोंग करके आ जाते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स? अब बताना, जैसे केला देवी का मेला कहाँ लगता है? ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि केला देवी का जो मेला है वो कहाँ लगता है, तो वो करौली के अंदर ही लगता है। तो ये तो एकदम सही है, राइट हो गया। अब आता है कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है फ्रेंड्स? बताइए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये बीकानेर कोलायत में लगने वाला मेला है, यानी ये इसका गलत हो जाएगा। भरतरी का मेला अलवर में लगता है, ये भी सही है। शीतला माता का मेला चाकूस में लगता है, ये बात भी सही है, यानी ये वाला इसका आंसर गलत था। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कोटा में नहीं, बीकानेर कोलायत में लगने वाला जो बहुत बड़ा मेले के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि कपिल मुनि के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अंदर इस मेले को लगाया जाता है। और इसका खास महत्व क्या होता है? वहां पे जो कोलायत झील है वहां पर दीपदान किया जाता है, वो इसका स्पेशली है। समझ में आ गया? कहते हैं ना कि कोलायत का मूल नाम क्या है, तो कपलायत इसका मूल नाम इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 16।
60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित किया जाता है? देखिए, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, इसमें मेले का नाम दे दिया, प्रतिवर्ष लगता है ये भी बता दिया, कार्तिक मास में लगता है ये भी बता दिया, लेकिन कहाँ आयोजित होता है वो आपको बताना है। तो जो कि आरएस प्री के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, कब लगता है ये? तो ये लगता है झालरापाटन में। समझ में आया? ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। झालरापाटन के अंदर इस मेले का आयोजित किया जाता है। चंद्रभागा मेला हर साल कार्तिक मास में यानी अक्टूबर और नवंबर में आयोजित किया जाता है और यह मेला राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरापाटन के अंदर इसको लगाया जाता है और यह मेला जो चंद्रभागा नदी है ना उसके समान मतलब कि एक बहुत ही विशाल लेवल के ऊपर इसको आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा अलग है, यानी आपको इसको भी मतलब सम्मिलित करना है कि कौन-सा सही है और कौन-सा गलत है। जैसे कि मैंने आपको बता दी, जैसे कि ना इसमें आपको इनमें देखना है कि श्री बल्लभदेव पशु मेला कहाँ लगता है, चंद्रभागा पशु मेला, रामदेव जी पशु मेला या फिर वीर तेजस्वी पशु मेला। अब इसके बारे में कुछ-कुछ तो मैंने आपको बता दिया और जो गलत है उसके बारे में मैंने इसको जो है ना सही आपको मिलाना है, कौन-सा मेला कहाँ पर लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, श्री बल्लभदेव पशु मेला कहाँ लगता है, इसके बारे में आपने कभी तो सुना होगा। तो वो लगता है मेड़ता सिटी के अंदर ही लगता है। समझ में आ गया? जो कि नागौर में है। यानी इसका 1 का तो 1 ही एकदम राइट आंसर, यानी इसका निशान इससे ही मैच करेगा। समझ में आ गया? जैसा कि मैंने आपको बताया था जो चंद्रभागा पशु मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? अभी कुछ सा टाइम पहले ही बताया था, वो झालरापाटन में किया जाता है जो कि झालावाड़ के अंदर है। जो कि एक बहुत ही विशाल लेवल के ऊपर इसको आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आएगा रामदेव पशु मेला। तो ये कहाँ लगता है फ्रेंड्स? जो रामदेव जी पशु मेला है, वो मानासर नागौर के अंदर आयोजित किया जाता है। समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा वीर तेजाजी पशु मेला है, वो कहाँ लगता है? वो लगेगा परबतसर के अंदर, जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़े मेले के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर आ गया? यानी 1, 3, 4, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहले में 1 आएगा, सेकंड में 3 आएगा, 3 में 2 आएगा, लास्ट वाले में 4 आ जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित किया जाता है। जो मल्लीनाथ पशु मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, वो क्या जाएगा तिलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। मल्लीनाथ जो मेला है वो तिलवाड़ा बलोत्रा के पास जो है, जो कि प्रतिवर्ष होने वाला मेला है, जो कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़े मेले की बात की जाए ना तो दूसरे नंबर पे जो भरने वाला जो मेला में से एक है, जो कि पशु मेला ही है। किसकी याद में लगता है? राव मल्लीनाथ की स्मृति में इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? यानी ऐसे फेमस मेले बताने हैं जो वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाते हैं, यानी बहुत बड़े लेवल के ऊपर इनका आयोजन किया जाता है। तो एक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा मेला कौन सा है इसके बारे में आपको मुझे बताना होगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें पूछा है 2 बार, तो भरतरी का मेला एक ऐसा है जो वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। क्लियर हो गया? लेकिन इसके साथ ही करणी माता का मेला है जो कि साल में 2 बार लगता है। कब लगेगा? नवरात्रों के टाइम में, यानी एक तो फर्स्ट नवरात्रों में, एक सेकंड नवरात्रों में। समझ में आ गया? अब ये देखो फ्रेंड्स, भर्तरी का मेला कहाँ लगता है? अलवर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। भर्तरी की समाधि हुई थी, जहाँ पर इसका मेला लगता है, जो कि बैसाख और भाद्रपद में इसको लगाया जाता है। और सेकंड कब लगता है? वो करनी माता का मेला है, जो कि बीकानेर जिले के नोखा कस्बे के अंदर लगाया, यानी 2 बड़े मेले की बात की जाए तो करनी माता मेला और भर्तरी बाबा का मेला साल में 2 बार बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर लगाने वाले मेले होते हैं। समझ में आ गया? यानी जहाँ पर भर्तरी का नाम ना आए वहाँ पे आपको करणी माता सर्च करना है और करणी माता ना आए तो वहाँ पे आपको भर्तरी का मेला नाम सर्च करना है। दोनों ही 2 बार लगने वाले बहुत बड़े लेवल के ऊपर मेले होते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स बताइए जो पुष्कर पशु मेला है वो कब आयोजित किया जाता है? यानी किस तिथि को आयोजित किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा पुष्कर पशु मेला? कब? कार्तिक माह में इसका आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेला, पुष्कर में ऊँट मेले के नाम से भी इसको जाना चाहिए, यानी किस में पशु के लिए? ये ऊँटों के लिए स्पेशल में लगने वाला जो मेला होता है, जो कि पूरे भारत और राजस्थान के अंदर एक ही ऐसा मेला है जो ऊँटों के लिए फेमस है। समझ में आ गया? यानी जो पुष्कर शहर के अंदर इसको आयोजित किया जाता है, जो कि यानी एक एक नहीं बहुत दिवस यानी बहुत दिनों तक चलने वाले मेले में से एक माना जाता है, जिसको एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। कब लगता है? कार्तिक माह में इसको स्टार्ट किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक इसको लगाए जाते हैं, यानी पूरे कार्तिक के महीने चलने वाला मेले में से एक मेला है, जो कि
ऊंट मेला होता है, कहाँ लगता है? पुष्कर में लगता है, जिसको पुष्कर मेला के नाम से इसको जाना जाता है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।